हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमिनास, पार्ट 1। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्ययन में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तड़ित लाइटनिंग, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट के में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते हुए देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। दो तारों को आपस में मिलाने पर या विद्युत के तारों के खंभे पर जो तार जोड़ते हैं वो ढीले हो जाते हैं तो उनसे एक चिंगारी निकलने लगती है, जिसको आपने देखा होगा। ये अक्सर पवन के चलने पर होता है। सॉकेट के बल्ब के प्लग ढीले जो हो जाते हैं तो उनसे भी चिंगारियां निकलती हैं, ये भी आपने देखा होगा। तड़ित मतलब बिजली यानी लाइटनिंग, जिसको आपने अक्सर बादल जब गरजते हैं तब देखा होगा। जो तड़ित है वो भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे और वे लाइटनिंग से डरते थे और सोचते थे कि भगवान ने उन पर क्रोध किया है, इसके कारण ये लाइटनिंग चमक रही है या तड़ित हो रही है। अब वास्तव में हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चटचट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप ऊनी पॉलिएस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके त्वचा के रोम जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, आपके बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चटचट की ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। आप कंबल को जब ओढ़ते हैं तब भी आप चटचट की ध्वनि के साथ चिंगारी देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा अपने वस्त्रों में उत्पन्न जो चिंगारी है वो वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। अब आपको ये लगा होगा कि इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष क्यों लगे, तो ऐसा इसलिए है कि इस समानता को ज्ञात करने में इतने वर्ष इसलिए लगे क्योंकि किसी वस्तु का
परिणाम जानने के लिए वैज्ञानिक खोजें करते हैं। खोजें करने के लिए उन्हें लंबे समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब उनके परिश्रम का परिणाम निकलता है। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को यानी कि प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो जो स्केल है, पैमाना है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। आपने ये खेल नहीं खेला है तो अब खेलकर जरूर देखिएगा। रगड़ द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। आपका जो पेन है उसकी खाली रिफिल लेना है आपको। इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से ना छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दाने के साथ दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आप देखेंगे कि यह सभी चीज़ें रिफिल की तरफ आकर्षित होती हैं। प्लास्टिक के रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप एक प्लास्टिक की कंघी से अपने बालों को कंघा कीजिए और फिर इसको सूखे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाइए तो कागज के टुकड़े आकर्षित हो जाएंगे। हम अगला क्रियाकलाप करते हैं। सारणी 15.1 में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्रित कीजिए। ये वस्तुएं आपको घर में आसानी से मिल जाएंगी। इनमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए गए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़कर आवेशित करना है। आपको अपने अनुभवों को भी नोट करना है। अब यहाँ पर हम अपने अनुभवों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं रगड़ी गई वस्तु। दूसरा कॉलम है पदार्थ जिससे रगड़ा जाए। तीसरा कॉलम है कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है नहीं करती है। यहाँ पे क्या लेना है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े जिनको ये वस्तुएं आकर्षित करती हैं कि नहीं करती हैं। यानी अगर आकर्षित करती हैं तो कागज की वो वस्तु क्या है, आवेशित हुई है, अदरवाइज वो आवेशित नहीं हुई है। तो पहली वस्तु हमने ली रिफिल। पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, पॉलीथीन, ऊन और वस्त्र से रगड़ा। अब ये कागज को के टुकड़े को आकर्षित करती है, आवेशित होती हैं। दूसरा है गुब्बारा। इसको किससे रगड़ा गया, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र, शुष्क बाल। ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, आवेशित होते हैं। रबर, ऊन आकर्षित करती है कागज के टुकड़ों को, आवेशित है। फिर स्टील का चम्मच, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है, कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है, आवेशित होते हैं। अगला क्रियाकलाप देखते हैं। 2 गुब्बारे फुलाइए। इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए अब इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराइए। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। दूसरे रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा आपके हाथों से ना छुए। क्या ग्लास में रखे रिफिल का पर कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ,
गिलास में रखे रिफिल पर प्रभाव पड़ता है। क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? तो हाँ, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से ग्लास में रखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए। हम देखते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। इस क्रियाकलाप का सारांश देखें तो इसमें क्या हुआ? एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। दूसरा था, हमने देखा था, एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया और परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिफिल को क्या किया? आकर्षित किया। आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया के द्वारा जो क्रियाकलाप किया हमने, इसमें पहला प्रश्न बनता है कि यह क्या इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? तो हाँ, यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है, यानी गुब्बारे पर अलग आवेश है तथा रिफिल में भिन्न प्रकार का आवेश है। अब प्रश्न बनता है, क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? तो हाँ, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, यह सत्य है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। एक मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं और अन्य प्रकार के जितने भी आवेश होते हैं वो ऋण प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से कांच की जो छड़ होती है उसको पॉलीथीन से रगड़े गए प्लास्टिक के स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। अब प्रश्न उठता है कि आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋणावेश होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।